हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं, इस वीडियो लेक्चर में उसका हम यूज देखेंगे कि आखिर ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हमारा यूज कहाँ होता है। तो आपने देखा होगा जब मैंने शुरुआत की थी मैट्रिक्स की या डिटरमिनेंट की, तो मैंने इसका यूज थोड़ा सा बताया था और डिटरमिनेंट में मैंने आपको हल्का सा दिखाया भी था। कैसे दिखाया था मैंने कहा था a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 दिया गया हो, a2x प्लस b2y इक्वल टू अगर c2 दिया गया हो, तो इसे जो है हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखते थे बताइए। ऐसे लिख सकते थे ना, a1x प्लस b1y a2x प्लस b2y, यहां से ये इक्वल टू c1 और c2 ना, क्योंकि ये देखिए अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया कि नहीं। बताइए ये जो है क्या है, 1/2 की मैट्रिक्स, ये भी 1/2 की मैट्रिक्स है कि नहीं। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है, आप भी समानता के नियम से ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा तो ये मिल जाएगा। ठीक, अब इसी चीज को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इस तरीके से ना, a1 प्लस a1 b1 a2 b2 इंटू x y इक्वल टू c1 c2। देखिए अब a1 b1 ये लाइन x और y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a1 b1 मल्टीप्लाई होगा x और y से, तो a1x प्लस b1y, देखिए यही लिखा है ना यहाँ पे, और a2 b2 मल्टीप्लाई होगा x y a2x प्लस b2y, देखिए वही लिखा है ना। तो मतलब इस फॉर्म को हमने इतने मैट्रिक्स में बदला और यहां से लाके मैंने इस वाली मैट्रिक्स में बदल दिया। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं इस वाली मैट्रिक्स को अगर A बोल दूं और इस वाली मैट्रिक्स को अगर मैं कैपिटल X बोल दूं और इधर वाली मैट्रिक्स को अगर मैं कह दूं B है, तो क्या A इंटू एक्स इक्वल टू B आ जाएगा? आ जाएगा ना। यहां देखिए आप, A इंटू एक्स इक्वल टू B। ओके, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी रहती है जब ये क्वेश्चन दिया होता है, x और y की ना। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? क्या मैं यहां प्री मल्टीप्लिकेशन करा दूं a इनवर्स का, तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b, यही आ जाएगा ना। अब बताइए a इनवर्स इंटू a क्या होता है, i इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स इंटू b, यही आ जाएगा ना। i का मतलब 1, तो केवल x बचा, i हो गया 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, a इनवर्स इंटू b। ठीक है, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हम जो है मैट्रिक्स का यूज करके x की वैल्यू, मतलब इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, जो पहले इसके कोफिशिएंट दिए हैं x और y का, उसे एक जगह लिख लेंगे, उसका क्या निकाल लेंगे, हाँ, इनवर्स, और इधर वाला जो कांस्टेंट टर्म है उसका उस इनवर्स में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, और उसके बाद ऑब्वियस की समानता का नियम लगा के हम x और y की वैल्यूज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। याद कीजिए आपको 9th क्लास में इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करते समय इनके सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया था। क्या क्या बताया गया था? अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है 3 तरह के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। पहला कैसा, ये दोनों लाइनें जो होंगी केवल और केवल एक जगह कट करेंगी। ठीक, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन है ना,
तो ये दोनों लाइनें केवल और केवल एक जगह कट करेंगे, तो मतलब कितने सोल्यूशन मिलेगा, एक, और उसे क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन या अद्वितीय सोल्यूशन। ठीक, अद्वितीय हल। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता था, दूसरा ये हो सकता था अनेक सोल्यूशन मिले, मतलब ये पहली वाली लाइन जो है इसी दूसरी वाली लाइन के जस्ट ऊपर ही रहे। ठीक, ये दोनों लाइनें मैंने एक दूसरे के ऊपर दिखा दी है, मैं दूसरी लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे दिखा देता हूं कि उसके ऊपर है। ठीक, हालांकि लाइन तो सीधी होती है आपको दिखाने के लिए। तो इसमें क्या मिल रहा है, अनंत सोल्यूशन, इनफाइनाइट हल, अनंत। ओके। और तीसरा क्या हो सकता था कि दोनों लाइनें आपस में कैसी हो जाएं, पैरेलल हो जाएं। क्या हो जाएं, पैरेलल। इस कंडीशन में कितने सोल्यूशन मिलेंगे, जब लाइन एक दूसरे को काट ही नहीं रही है तो कोई सोल्यूशन नहीं, अर्थात कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन। ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीन कंडीशन बताई जाती थी। ठीक, तो ऊपर ये जो दो कंडीशन लिखी है जिसमें हमें एक हल मिलता था और अनंत हल मिलता था, इन दोनों कंडीशंस को बोलते थे हम संगत निकाय। क्या बोलते थे, संगत निकाय। इंग्लिश में बोलते थे कंसिस्टेंट निकाय, दैट मीन कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या होगा, कोई ना कोई हल है, उसके पास एक सोल्यूशन है वा सोल्यूशन, एक ना एक सोल्यूशन उसके पास है, चाहे वो अद्वितीय सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट हल हो। और दूसरा क्या होता था, असंगत निकाय। क्या नाम था, असंगत निकाय, जिसे हम बोलते थे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब नो सोल्यूशन, मतलब हमारा जो इक्वेशन दिया होता था उसके पास कोई सोल्यूशन ना हो। ये हमने जो है आपको दो के लिए बताई है, अगर ये इक्वेशन बढ़ के तीन भी हो जाएगी तब भी ये रूल्स फॉलो होते हैं उसमें। ठीक है। तो आपको समझ में आया संगत निकाय या कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, जब किसी इक्वेशन के पास एक या एक से अधिक सोल्यूशन हो तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम या संगत निकाय। जब कभी किसी इक्वेशंस के पास कोई भी हल ना हो तो उसे बोलते हैं असंगत निकाय या इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक, अब इसको हम देखेंगे मैट्रिक्स में क्या होता है। तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया मैट्रिक्स में इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसे निकलता है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी से या ax इक्वल टू बी से। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ जो x की वैल्यू होगी वो डिपेंड कर रही है किस पे, a इनवर्स पे, क्योंकि जो a इनवर्स होता है वो फाइंड आउट कैसे होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, इसी से फाइंड आउट होगा ना a इनवर्स। या आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसका यूज कर सकते हैं। तो बताइए जब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी इसकी वैल्यू आएगी, तो a इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा वो डिपेंड करेगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a पे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये फंक्शन जो होगा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, तो a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, और अगर 0 नहीं हुई तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसा होगा, अनडिफाइंड, दैट मीन a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इसी को बोलते हैं हम क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरी तरफ क्या है बताइए, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो a इनवर्स आराम से एग्जिस्ट करेगा ना, a इनवर्स आराम से एग्जिस्ट करेगा।
देखिए हमें पता है कि ए इनवर्स जो होता है किसी भी फंक्शन का, किसी भी मैट्रिक्स का अद्वितीय होता है। ठीक है, ए इनवर्स हमेशा क्या होता है? अद्वितीय। इसका मतलब इस वाले इक्वेशन के लिए जो ए इनवर्स निकल के आएगा वो क्या होगा? यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। तो इसका मतलब ये जो एक्स और वाई की वैल्यू भी निकल के आएगी वो भी क्या होगी? यूनिक होगी या अद्वितीय। मतलब एक ही वैल्यू देगा, एक से अधिक वैल्यू नहीं आएगी। तो आप बताइए, अभी जब यहाँ पे एक जगह पे ये कट किया था तो उसे क्या बोले थे? कंसिस्टेंट बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे ना, क्योंकि उसकी एक वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ भी एक वैल्यू आ रही कि नहीं? तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। ओके, तो जब जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो हमारा सिस्टम जो है वो कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम या संगत निकाय। ओके, लेकिन अगर यहीं पे आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाए तब हमें दो काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को चेक करना पड़ेगा। क्या कि कहीं ये 0 तो नहीं है, या ए जॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यही हमें चेक करना पड़ेगा, क्या या 0 के बराबर है या 0 के बराबर नहीं है। ओके, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर होगा तब दो कंडीशन हो सकती है। पहला, ये जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे सकता है हमें और नो सॉल्यूशन भी दे सकता है हमें। ठीक है, और बताइए जब जब कोई फंक्शन या कोई लीनियर सिस्टम जो है हमें सॉल्यूशन दे रहा हो, चाहे एक दे रहा हो चाहे इनफाइनाइट, क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम ना। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा होगा तो नाम होगा कंसिस्टेंट सिस्टम या संगत निकाय। ठीक, और जब वह क्या दे रहा हो? नो सॉल्यूशन, अर्थात कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा हो, मींस वो लाइनें आपस में कैसी हैं? पैरेलल होके जा रही हैं, तब वो क्या कहलाती हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, और जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होता है तब भी हमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन प्राप्त होता है। क्या मिलता है? नो सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक, असंगत निकाय। ओके, तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। चलिए, अभी मैंने जो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया है, इस पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज 4.6 अर्थात प्रश्नावली 4.6 में सवाल दिया गया है। कह रहा है 1 से 6 तक के सवालों में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अर्थात संगत निकाय है या असंगत निकाय है ये बताना है। तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा? उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो हम सीधा सीधा बोल देंगे क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम अर्थात संगत निकाय है, खत्म बात। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई तब क्या करेंगे? हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, ठीक, जैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आई थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कंसिस्टेंट बोल दिया था, वैसे अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो हम सीधा सीधा बोल देंगे सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। ठीक, क्या बोल देंगे? इनकंसिस्टेंट है। ओके, लेकिन
अगर इसी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 आ गई तो हम जो है कंफर्म नहीं कह सकते कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम जो है सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि मे बी कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक, क्योंकि हमें केवल यही बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू जब 0 आ रही है, एक केस में ऐसा होता है कि हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है और एक केस में ऐसा होता है कि क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए मिल रहा होता है क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं, तो हमें जो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल हो जाती हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे तो उस केस में होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम और इस केस में होगा कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कैसे जवाब देना है। तो चलिए हम जो है ट्राई करते हैं अपना ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख के बताइए क्या लिखा है। x plus 2y equal to 2 and 2x plus 3y equal to 3। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पूछूं क्या मुझे इससे ax equal to b के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं? हाँ, तो कैसे लिखेंगे बताइए। a की वैल्यू क्या 1 2, x और y का कोफिशिएंट यहाँ और 2 3 यहाँ पे x और y का कोफिशिएंट लिख लिया। इस दोनों के x और y का कोफिशिएंट इनटू x y ऐसे इक्वल टू बताइए कितना लिखा है 2 3। बन गया हमारा ax इक्वल टू b के फॉर्म का। अब इसी a पे डिपेंड करता है हमारा पूरा का पूरा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की थ्योरी। तो बताइए यहां पे हमें a क्या पता है, r1 में 1 2, r2 में 2 3 है। ठीक, ये हो गया। अब अगर मैं कहूं डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 1 3 माइनस 2 दूना 4 और 3 - 4 होता है कितना -y, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू कितना आया 0, क्योंकि -1 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे, सिस्टम जो है कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक, या संगत निकाय। ठीक है, यही हो गया क्या हमारा आंसर। तो बताइए है ना ये बहुत आसान, केवल एक ही लाइन में आंसर लिखने के लिए। तो वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दूसरा और तीसरा। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये संगत है कि असंगत। ओके, जैसे हमने अभी पीछे बताया था सेम सेम वैसे ही। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है ये क्वेश्चन संगत है, ये जो सिस्टम दिया गया संगत है या नहीं। तो बताइए हम इसे सबसे पहले कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax इक्वल टू b के फॉर्म में। तो बताइए a कितना है, यहाँ पे 1 3, क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स हो गए, इसके कोफिशिएंट कितने हैं 2 और 6, और यहाँ पे x क्या होगा, x और y दो ही इसमें थे, इक्वल टू b की वैल्यू बताइए कितनी 5 और 8। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब बताइए क्या निकालना है हमें, a तो यही है 1 3 2 6। यहां से हमें क्या निकालना पड़ता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो बताइए 1 × 6 माइनस 3 × 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई अब यहाँ पे 0, क्योंकि 6 - 6 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब जब ये 0 आ गया, अभी तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या नहीं। कैसे पता करेंगे हम, पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। क्या निकालेंगे आप, एडजॉइंट ऑफ a। और आपको पता है एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते हैं, इसका कैसे, ये जो
डायगोनली एलिमेंट होते हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं, तो 6 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा, और बाकी के जो एलिमेंट है उनके सामने क्या लगा देते हैं, माइनस साइन। ये हो गया हमारा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें संगत और असंगत चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिखना पड़ता है। ठीक, अब बताइए इसको कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमें पता है 6 -3 -2 1, और बी की वैल्यू कितनी है बताइए, 5 and 8। किसमें है वो, C1 में। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। 6 - 3 R1 C1 पे जाएगा, तो 6 पंचे 30 -18, 8 3 24। ओके, अब R2 C1 पे जाएगा तो -2 गुणे 5 -10 प्लस 1 × 8 8। तो बताइए कितना आ गया ये, 30 में से 24 घटेगा कितना आ जाएगा, 6, और -10 में से 8 गया तो -2। क्या आप मुझे बताइए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आया है, नहीं, क्योंकि ये तो 0 के बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप बताइए जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो ये भी कैसा सिस्टम हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम या असंगत निकाय। ओके, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी क्वेश्चन का संगत और असंगत चेक कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है कि यह एक संगत निकाय है या असंगत निकाय, अर्थात कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो है इसमें 3 अननोन है, तो क्या इसको भी हम ax = b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, सिंपल है। कैसे, x y z के कोफिशिएंट कितने हैं, 1 1 1, r1 हो गया, ये क्या बन जाएगा 2 3 2 r2, और a 2a कितना हो गया r3। और बताइए 3 अननोन x y z, इसे हमने C1 में लिख दिया, और B 1 2 और 4 है, तो 1 2 4 ये बन गया हमारा। ठीक है, ax = b के फॉर्म में। अब बताइए यहां से a की वैल्यू क्या आई है, 1 1 1 2 3 2 a 2 a। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने के लिए मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं r1 के रेस्पेक्ट में निकाल लो, तो r1 के रेस्पेक्ट में मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने जा रहा हूं। बताइए ये 1 है तो +1 इंटू ये गया 3 × 2a से कितना हो गया 6a, माइनस 2 × a से कितना 2a, फिर माइनस होता है ये गया 2 × 2a से तो कितना हो गया 4a, माइनस 2 × a से कितना हो गया 2a, फिर प्लस कितना है 1, तो 1 इंटू बताइए ये चला गया तो क्या होगा 2a माइनस 3a, यही आ जाएगा ना। फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ a = कितना हो गया 4a माइनस 2a माइनस a, ये आ जाएगा ना, क्योंकि 2a में से 3a घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का a। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 4a माइनस 3a कितना a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई स्मॉल a। अर्थात ये सिस्टम संगत होगा या असंगत वो डिपेंड करेगा इस a पे। आप मुझे बताइए जरा ये इक्वेशन देख के, क्या a की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। अगर बताइए मैं यहाँ पे a की जगह में 0 रख देता हूं, बताइए 0 0 0,
तो बताइए इधर साइड में पूरा हो गया 0 और इधर 4, क्या 0 इक्वल टू 4 है? हो पाएगा कभी नहीं। तो इसका मतलब a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, मीन a नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज। ठीक, हमेशा a नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। वो कहां से पता चला? इस इक्वेशन को देख के। तो बताइए जब a नॉट इक्वल टू 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a भी नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस इक्वेशन से जो ये a आया है उससे a इनवर्स निकाला जा सकेगा, अर्थात यह एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। और जब जब हमें वैल्यू मिलेगी किसकी? x की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संगत निकाय या कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? पॉज करके लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या ये सिस्टम संगत है या असंगत। तो हम संगत या असंगत के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। तो इसे हम जो ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो बताइए a क्या होगा? r1 जो है इसके सारे कोफिशिएंट बनेंगे तो 3, y का कोफिशिएंट बताइए -1, z का -2। ठीक, और यहां पे बताइए x का कोफिशिएंट कितना है? दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या लिखा होगा? 0 इंटू एक्स ही तो लिखा होगा ऐसे करके। तो x का कोफिशिएंट हो गया 0, y का कोफिशिएंट 2, z का कोफिशिएंट -1 ना। यहाँ पे x का कोफिशिएंट बताइए 3, y का कोफिशिएंट -5, z नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो लिखा होगा 0z, 0 इंटू z, तो z का कोफिशिएंट कितना हो गया? 0। क्या ये बात आपको समझ में आई? यहाँ पे 0x कैसे आ गया और 0z? ओके, अब बताइए x क्या होगा? xyz, तो xyz हो गया इक्वल टू b की वैल्यू 2, -1 एंड 3। तो यहां से हमें जो है कैपिटल A कितना मिला, अर्थात हमारी मैट्रिक्स 3, -1, -2, 0, 2, -1, 3, -5 एंड 0। अब हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो आइए हमारे साथ निकालिए डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो हम क्या करते हैं, इसको R2 के रेस्पेक्ट में ओपन कर देते हैं। R2 में बताइए 0 है तो ओपन करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो R2 के रेस्पेक्ट में ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो ये पहला वाला टर्म हो गया 0, और ये भी क्या होता है? माइनस में होता है, क्योंकि ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है। अब ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक, तो ये हो गया 0। अब ये कितना है? +2 इंटू, तो ये चला गया, ये चला गया, 3 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, कितना हो गया? 0, -2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो -6, 0 -6। ठीक है, अब क्या होगा? माइनस माइनस, और ये कितना है? -1 है तो -1 इंटू, तो बताइए ये चला गया, ये चला गया, 3 मल्टीप्लाई हुआ -5 से, -15 हो गया। ठीक है, 3 × 15, और -1 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, कितना आ गया? -3, तो -3। ओके, तो बताइए यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 2 इंटू +6 हो गया 12, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और ये -15 +3 तो कितना आ गया? -12, और इधर प्लस है उधर माइनस, तो फिर से हो गया -12। तो यहां से आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0। अब आप एक बात बताइए, जब जब डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 0 आएगी तब तब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ A इंटू B निकालेंगे। ठीक है,
अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आया तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट अर्थात असंगत। और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो वो संगत भी हो सकता है और असंगत भी। ठीक है, तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? आपको याद है आज भी हमें एक मैट्रिक्स दी होती थी, उस मैट्रिक्स के कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स बनाते थे और उस मैट्रिक्स का क्या ले लेते थे? ट्रांसपोज, और उसी का नाम क्या होता था? एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए निकालते हैं हम अब। तो पहले सभी कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। तो मैं सीधा सीधा सी लिख रहा हूं यहां पे, ठीक, क्योंकि कोफैक्टर निकाल के मैं लिखूंगा और मैं सीधा सीधा इसी में लिख दे रहा हूं। लेकिन जब आप कहीं एग्जाम में लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? A11, A12, A13 सब निकालेंगे, उसके बाद ये सी बनाएंगे। ठीक है, चलिए A11 की वैल्यू क्या आएगी बताइए? यहां से ये चला गया, ये चला गया, 2 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5 0 माइनस 5, तो कितना आ गया? ये -5। और 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। इवन नंबर है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया होगा तो ये -5 ही रह जाएगा। A12 बताइए कितना हो जाएगा? ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो 0 0 से 0 हो गया, -1 3 से -3, तो 0 -3 +3 आ जाएगा, और 1 + 2 कितना? 3, तो माइनस होगा आगे, तो -3 आ गया यहाँ। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये डायरेक्ट वाला? ओके, अच्छी बात है। अब देखिए A13 ये चला गया, ये चला गया, 0 मल्टीप्लाई हुआ -5 से, कितना आया? 0। ओके, और 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से, कितना आ गया? 6, 0 -6, तो हो जाएगा -6। और ये वाला टर्म कैसा होता है? यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए ये रह जाएगा -6। ओके, तो आ गया 5 -3 और -6। यहाँ पे मैं आपको प्लस माइनस लगा देता हूँ। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये क्या होता है? प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब आपको झंझट नहीं लेने हैं, ठीक है, 1 + 2 नहीं करना। अब देखिए A21 0 है, तो ये चला गया, ये चला गया, -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 0, -2 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो +10, तो 0 -10 आ जाएगा। और बताइए 0 वाले पे क्या लगा है? माइनस, तो -10 पहले से था और ये वाला माइनस और लगेगा, क्या हो जाएगा? +10। ओके, नेक्स्ट क्या है बताइए? यहाँ पॉजिटिव लगा है तो ये चला गया, ये चला गया, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? 0, -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, और 0 -6 कितना आ गया? +6, और प्लस पहले से ही लगा है तो +6 ही रह जाएगा। ओके, ये वाली की बात करते हैं -1 की, तो उससे पहले माइनस लगेगा, तो ये चला गया, ये चला गया, तो बताइए 3 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15 देगा, और -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, तो -15 -3, तो -15 + 3, तो -15 और +3 कितना होगा? -12। और बताइए इस वाले एलिमेंट के कोफैक्टर में माइनस लगेगा, और -12 आया है तो -12 के पहले माइनस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? +12। क्या है, आपको ये बात समझ में आई? अगर नहीं आ रही होगी, आप जो है मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने इसे विस्तार से बताया है। ओके, अब जो है +3 वाली बात करते हैं A31 की, तो ये चला गया, ये चला गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1, -2 + 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, तो 1 -4, तो 1 + 4 हो गया, तो कितना आ गया? 5 आ गया। और बताइए इस वाले एलिमेंट के लिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो क्या रहेगा? ये +5 ही रह जाएगा। ओके, इसकी बात करते हैं अब A32 की, ये चला गया, ये चला गया, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, -3, -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, कितना आ गया? 0, तो -3 हुआ। अब बताइए इस वाले एलिमेंट की में कोफैक्टर निकालने में माइनस लगाना पड़ेगा पहले,
तो क्या रखेंगे, -3 आया है, उसके पहले माइनस लगेगा तो क्या बना देगा उसे, +3। बात समझ में आई आपको। अब ये लास्ट A33 ये चला गया, ये चला गया, 3 मल्टीप्लाई हुआ 2 से कितना हो गया 6, -1 मल्टीप्लाई हुआ 0 से तो 0, तो 6 - 0 6, और इस वाले एलिमेंट के लिए पॉजिटिव साइन लगता है, इसीलिए क्या रह जाएगा वो, केवल और केवल 6। तो हमें मिल गया क्या, हमारा कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स। अब इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, और उसी का नाम बोल देंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज लेना आपको अच्छे से आता है। ये जो R1 है उसे बनाइए C1, ये जो R2 है उसे बनाइए C2, ये जो R3 है उसे बनाइए C3। ठीक है, अब क्या करना है, केवल एडजॉइंट ऑफ A इंटू ये वाला B। तो वीडियो पॉज कीजिए तब मैं गुणा करूं। वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं गुणा करता हूं। अब हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी करने जा रहे हैं। बताइए, एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू अभी अभी निकाला था यहाँ पे, वो लिखा, B की वैल्यू ये वाली है, यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब गुणा करना तो आपको आता है, बहुत ही आसानी से कर लेते हैं आप, तो करिए। -5 इंटू 2 कितना हो गया, -10, 10 इंटू -1 हो गया तो -10, 5 इंटू 3 हो गया तो +15। ओके, दूसरा -3 इंटू 2 हो गया तो -6, 6 इंटू -1 हो गया तो -6, 3 इंटू 3 हो गया तो +9, -6 इंटू 2 हो गया तो -12, 12 इंटू -1 हो गया तो -12, 6 इंटू 3 हो गया तो +18। ओके, अब बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 और 10 कितना हो गया 20, और ये माइनस, तो -20 प्लस 15 कितना आ गया -5। ओके, -12 प्लस 9 -3, -24 प्लस 18 कितना -6। तो बताइए एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी की जो वैल्यू आई है, क्या वो 0 है, नहीं। जब ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा निकाय होगा हमारा, असंगत निकाय। या इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपको यहां पे दिख रहा होगा, उसे नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यह कंसिस्टेंट है या नहीं। और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे x, y और z की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे।